हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना बढ़ने के बाद आज से 60 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। अहमदाबाद में आलम यह है कि एक तरफ जहां टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं, वहीं खरीदारी के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से बढ़ते कोरोना से लोगों का बचाव होगा। दीपावली के त्यौहार के बाद गुजरात में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। खास अहमदाबाद शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लोग में ऐसी जागरूकता भी आई है कि लोग कोरोना का टेस्ट कराने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में कोरोना का संक्रमण जो बढ़ा है वो उसे रोकने के लिए स्थानिक प्रशासन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है और ये कर्फ्यू आज यानी कि शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद हर रोज रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस प्रकार की परिस्थिति है अहमदाबाद शहर की कि अहमदाबाद शहर में कर्फ्यू लगाने का निर्णय स्थानिक प्रशासन यानी कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिया है। कैमरा पर्सन कमलेश पटेल के साथ मैं हिरेन राजगुरु, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद, गुजरात। तो देख रहे हैं पूरे देश में, दुनिया के बाद पूरे देश में अब कोरोना को लेकर लगातार नए सिरे से विचार विमर्श कर रही हैं सरकारें। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बार फिर सरकार को डर सताने लगा है कि कहीं फिर से पाबंदियां लागू ना हो जाएं। दिल्ली में कोरोना के केस एक बार 8,000 के आंकड़े के आसपास पहुंचने लगे हैं। देश में अब तक कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90 लाख को पार कर गया है। दिल्ली से हरियाणा तक कड़े कदम उठाने के लिए सरकारें मजबूर दिखाई दे रही हैं। गुजरात के हालात भी खराब हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कोरोना से कैसे बचें हम। हमारे साथ देश के कई पैनल में हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पुनीत मिश्रा कम्युनिटी मेडिसिन के और उसके अलावा डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी हृदय रोग विशेषज्ञ जुड़ेंगे और हम सीधे अभी डॉक्टर पुनीत मिश्रा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पुनीत, जिस तरह से तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद अब एक फिर से सरकारें नए सिरे से ये विचार करने लगी हैं कि कोरोना की रोकथाम कैसे हो, लेकिन सवाल ये है कि लोग इतने लापरवाह हो गए थे त्योहारी सीजन में कि उन्होंने कोरोना को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था और उसी वजह से ये फैलाव हो गया, विस्तार हो गया है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बढ़ रहा है। अभी तक जो हमें मालूम है कि कैसे ये स्प्रेड हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये संक्रमण जा रहा है और अगर आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में है या मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसकी जो संभावना बढ़ जाती है। अभी क्या देखा गया है कि कई सारे जो त्योहार थे उसकी वजह से और बाकी कई सारी वजह से लोगों ने, आपने जैसे मार्केट में देखा होगा भीड़ काफी हो गई है, लोगों ने जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो प्रिकॉशंस लेने में लापरवाही बरतनी शुरू की है। तो जिसकी वजह से आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ सप्ताह से जो कोरोना के केसेस हैं खास करके दिल्ली में, गुजरात में, कुछ और एरियाज में वो बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सारे दर्शक भी जानते हैं कि अभी तक इसकी कोई भी प्रभावी दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो जो भी बचाव के साधन है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क का यूज करना, अपने हाथों की सफाई करना, अगर हम इन सारे प्रिकॉशंस को नहीं लेंगे तो जो जहां यूरोप में, अमेरिका में जहां ठंडक ज्यादा है वहां बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत में भी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी मामले बढ़ेंगे। त्योहारी सीजन के अलावा ठंड के दौरान अगर मामले बढ़े तो कोई खास तरह के प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे या जो नॉर्मल अभी तक प्रिकॉशन बताए उन्हीं से काम चलेगा? देखिए, अभी तक जो हमारा इस बीमारी को नियंत्रण करने का लक्ष्य है, जो तरीका है, वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं और हमें मालूम है कि इस बीमारी को हम जो भी, चाहे वो मास्क का यूज हो, चाहे लोगों से सामाजिक दूरी बना के या हाथों की जो साफ सफाई का ध्यान रख के, खांसते और छींकते वक्त ज्यादा ध्यान रखना, मुंह को ढकना, इन साधनों से ही इससे बचा जा सकता है। जो भी रिस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, जो सांस की बीमारियां होती हैं, सामान्यतः सर्दी के मौसम में ज्यादा होती है और जैसा हम यूरोप और अमेरिका के कई देशों में देख रहे हैं, तो संभावना भारत में भी ऐसी है। लेकिन जो बचाव के साधन है, जो हमारे पास अभी तक उपलब्ध है, वो वही साधन है और उन्हीं को लेके हम करेंगे
जब तक कि हमारे पास कोई वैक्सीन या कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप नांगिया भी जुड़ गए हैं, लंग्स डिजीज के एक्सपर्ट हैं। संदीप नायर जुड़ गए, माफ कीजिएगा, उनके पास चलते हैं। संदीप नायर जी, ये कहा जा रहा था कि गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते रहें। अब चूंकि ठंड आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ठंडक में ये वायरस जो है बहुत तेजी से फैलेगा, तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल क्या या गर्म पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त करते रहना कोई लाभ पहुंचा सकता है? देखिए, ये कोविड वायरस जो है ये डिफरेंट टाइप का वायरस है। ये कोई गुनगुने पानी से इस्तेमाल करने से मरने वाला वायरस है नहीं। इस वायरस ने हम सबको बिल्कुल नई नई चीजें सिखा रहा है रोज ही। पहले कह रहे थे सर्दी में जाए, गर्मी में जाएगा, फिर कह रहे हैं सर्दी में जाएगा। इसने सारे सीजन को देख लिया है और ये उतने ही प्रभाव हमारे पे कर रहा है जो किसी भी सीजन में कर सकता है। गुनगुने पानी से ठीक है, आप अपना गला वाला वैसे साफ कर सकते हैं, लेकिन कोविड को इन्फेक्शन नहीं आप खत्म कर सकते हैं। ये कोविड वायरस ऐसा है जो सीधा आपके पास जब एंटर करता है लंग्स में जाता है और इसका जो आपको जो नुकसान पहुंचाने का तरीका है वो डिफरेंट तरीके का है। ये सीधा आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, आपके सेल्स में अटैक करता है, आपके एक एक ऑर्गन में अटैक करता है, आपको ब्लड को थिकनेस कर देता है। सो ये गुनगुने पानी से जाने वाला वायरस है नहीं है। बाकी आप गुनगुने पानी से गला साफ कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोविड को हार्म पहुंचाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। जी, डॉक्टर पुनीत मिश्रा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अस्पतालों में जगह कम होती जा रही है, मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को अब ये समझना होगा कि इस बीमारी को अगर हम यही समझ के कि सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा, मौसम बदला है, शायद उसकी वजह से होगा, बहुत ज्यादा कड़े प्रभावी तरह से जो प्रिकॉशन है वो लेने की जरूरत आन पड़ी है। बिल्कुल, देखिए, अभी तक जैसा मैंने कहा और बार बार सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो सरकार है वो बता रही है कि अभी तक केवल बचाव ही एकमात्र उपाय है जिस तरीके से हम इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। अभी अगर लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बीमारी बढ़ेगी। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी, जैसे आपने दिल्ली के अंदर देखा है बीमारी बढ़ रही है, तो अस्पतालों के अंदर जो बिस्तर है उनकी संख्या में कमी का मतलब ये है कि ज्यादा लोग जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि करीब 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है, और वो थोड़ी सी महंगी सुविधा है, और उसके लिए जो बिस्तर हैं, जो बेड्स हैं, वो हर जगह लिमिटेड है। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि अगर हम सिर्फ प्रिकॉशंस रखें और इस बीमारी को कंट्रोल में रखे रहें, तभी हम इससे बच सकते। नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं मृत्यु दर बढ़ रही है इतने सारे कोशिश होने के बावजूद भी। तो इसमें जनता का सहयोग और हर आदमी का सहयोग उतना ही जरूरी है जितना उन्होंने अभी किया है, क्योंकि किसी भी प्रकार की असावधानी बरतने का नतीजा हम सामने देख रहे हैं। हमें कुछ दिनों तक और ऐसी सावधानी बनाए रखनी है। जब हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी या कोई प्रभावी उपचार आ जाएगा, उसके बाद शायद हम इस चीज को छोड़ पाएंगे। लेकिन जब तक हमारे पास ऐसा कोई उपचार या वैक्सीन नहीं है, हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जो भी प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उसको हल करें, उससे अपने आप को दूर मत ले जाएं प्रिकॉशन से, क्योंकि अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। और बार बार हम यही चाहते हैं कि अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, जहाँ पे भी सहयोग रहा है वहां पर इस बीमारी को हमने कंट्रोल में किया हुआ है। हम नहीं चाहते हैं बीमारी के बढ़े और लोग अस्पताल जाएं और मृत्यु दर बढ़े दोबारा से। जी, तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, एक ही जब तक दवाई नहीं आती यही एक मर्ज है, जो यही एक तरीका है जिससे इस मर्ज से बचा जा सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा और डॉक्टर संदीप नायर हमारे साथ बने रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली अब कोरोना कैपिटल के नाम से बदनाम हो रही है। दिल्ली में कुल कोरोना केस 5 लाख के पार हो गए। वहीं एक दिन में 100 से ज्यादा मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली वाले यही कह रहे हैं कि दिल्ली को कोरोना से बचा लो। दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना केस, दिल्ली में बढ़ रही हैं कोरोना से मौत। दिल्ली का हाल अब भी बेहाल। ये दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी भीड़ उमड़ी हुई है। यहां इस बात का भी फर्क नजर नहीं आ रहा कि कुल मामले 5 लाख से ऊपर हो गए हैं। 5 लाख केस वाला देश का छठा राज्य बन गया है दिल्ली। सबसे ज्यादा एक्टिव केसों के मामले में तीसरा राज्य बना दिल्ली। आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली सरकार कोरोना को संभाल नहीं पा रही है। यही वजह है दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का कहर हो रहा है।
देखिए दिल्ली में कोरोना कैसे बढ़ता गया। 0 से 1 लाख केस हुए 126 दिनों में। इस दौरान मौत हुई 3115। 1 लाख से 2 लाख केस हुए 65 दिनों में। इस दौरान मौत हुई 1523। 2 से 3 लाख केस हुए 29 दिनों में। इस दौरान मौत हुई 1015। 3 से 4 लाख केस हुए सिर्फ 26 दिनों में। इस दौरान मौत हुई 999। 4 लाख से 5 लाख केस हुए सिर्फ 15 दिनों में। इस दौरान मौत हुई 1391। यानी कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। एक दिन में सबसे ज्यादा 131 मौत का दुखदायी रिकॉर्ड बना। इन आंकड़ों के बाद दिल्ली में मास्क ना पहनने पर जुर्माने को 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। मैं आज एलजी साहब से मिला था। दोनों को ये लगा कि वैसे तो दिल्ली के बहुत सारे लोग कोरोना बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत नहीं कर रहे हैं उनकी वजह से संक्रमण फैल जाता है। फिर तो ये जरूरी है थोड़ा सा उनके मन में डर बिठाने के लिए कि भाई फाइन थोड़ा बढ़ाया जाए, तो इसे बढ़ा के 500 से 2000 फाइन आज कर दिया गया। दिल्ली में कोरोना बढ़ने के साथ राजनीति भी तेज हो गई है, लेकिन ऐसे वक्त में दिल्ली को राजनीति नहीं बल्कि ऐसे नेताओं की जरूरत है जो मुसीबत से बचा सकें। डॉक्टर संदीप नायर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संदीप, अभी हाल ही में हमने देखा कि ऐसे मामलों में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है कि एकदम सिम्टम हल्के फुल्के थे और उसके बाद करीब 10-15 दिनों तक टेस्ट कराने के बाद नेगेटिव भी हो गए और अचानक से सांस उखड़ी और हॉस्पिटल ले जाते डेथ हो गई। देखिए, ये काफी गंभीर विषय है क्योंकि इसको हम लॉन्ग कोविड या कि पोस्ट कोविड कहते हैं। काफी पेशेंट जो कोविड से रिकवर कर गए, जो सो कॉल्ड घर चले गए कि अब हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनमें देखा गया है और ऑल ओवर वर्ल्ड देखा गया है कि उनमें दोबारा से कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम्स आने शुरू कर गए। तो ये कोविड एक ऐसी घातक बीमारी है, ये बाद में भी प्रभाव डाल रहा है, कभी हार्ट पे असर डाल रहा है क्योंकि इसमें एक खास तरीका होता है कि ये खून को मोटा कर देता है। तो इसलिए काफी देर तक हम लोगों को कईयों को खून पतला करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। अगर ये बाद में भी हमें देखा गया कि हार्ट अटैक आ गया या हार्ट फेल हो गया इसमें और ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये काफी जो नंबर है बढ़ते जा रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड देखा गया। इसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। ना सिर्फ हार्ट की, ब्रेन स्ट्रोक भी कर सकता है, ब्रेन की प्रॉब्लम भी कर सकता है, मसल वीकनेस कर सकता है। कई केसेस में देखा गया, एक मुंबई में भी एक स्टडी आई थी जिसमें देखा गया कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, जिसको हम गुलिया-बारे सिंड्रोम कहते हैं, उसमें भी कोरोना के साथ आता गया। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स कर रहा है, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और ये मत सोचे कि रिकवर हो गया है तो आपको खत्म हो गई है बात। हमको फॉलो अप भी उनको जरूर करना चाहिए और काफी देर तक करना चाहिए। जी डॉक्टर संदीप नायर हमारे साथ, डॉक्टर पुनीत मिश्रा भी बने हुए हैं, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि सभी को इंतजार है कोरोना की वैक्सीन का, लेकिन क्या कोरोना की वैक्सीन कारगर साबित होगी? खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना का बम फिर से फूटा है, पूरे देश में लगातार केस भी बढ़े। दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जो कोरोना के खतरे को लगातार बढ़ने का डर भी पैदा कर रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना बढ़ने की वजह से आज से 60 घंटे का कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन अहमदाबाद में टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं और दूसरी तरफ उसी अहमदाबाद में खरीदारी के लिए भी लंबी कतारें लग गई हैं। आपको दिखाते हैं संवाददाता राजल बरोट की ये रिपोर्ट। बढ़ते हुए संक्रमण को ध्यान में रखकर अहमदाबाद शहर में आज रात से 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है और कर्फ्यू के चलते लोगों में एक पैनिक का माहौल दिखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग यहाँ के जो ग्रोसरी की शॉप है वहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। लोगों के मन में एक डर है, एक भय है कि जो जीवन जरूरियात की जो चीजें हैं वो नहीं मिलेगी, उसके डर के चलते लोग यहाँ पर आ रहे हैं खरीदारी के लिए। खास करके तमाम जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, मास्क पहनकर ही यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक चिंता का माहौल है। लेकिन हम आप सबको बता दें कि ये कर्फ्यू मात्र 2 दिन के लिए है। लोगों के साथ में भी बात करेंगे। मैम, किस चीज की चिंता आपको सता रही है? चिंता तो कोई नहीं है, लेकिन जो एसेंशियल्स है वो ही लेने आए हैं। लेकिन लोग अभी ज्यादा सामान की खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोगों में अभी एक पैनिक का माहौल है? मे भी हो भी सकता है और किसी किसी को रोज एसेंशियल है वो भी लेने आए। तो
लोगों को बार बार बता दें कि सिर्फ अहमदाबाद में 2 दिन का ही कर्फ्यू लगाया गया है, बाकी जो रात में ही कर्फ्यू होने वाला है। लेकिन लोगों को जिस तरह से अहमदाबाद में जो संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों के मन में ये चिंता है कि कहीं ये कर्फ्यू बढ़ ना जाए। लेकिन आपकी चैनल बारंबार अपील कर रही है कि ये कर्फ्यू मात्र 2 दिन के लिए ही है और लोगों को पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। कैमरा पर्सन युवराज लीला के साथ राजल बारोट, एबीपी न्यूज अहमदाबाद। तो कोरोना बम से कैसे बचे, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस पर, डॉक्टर पुनीत मिश्रा और डॉक्टर संदीप नायर। डॉक्टर पुनीत मिश्रा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पुनीत, वैक्सीन का सबको इंतजार है, वैक्सीन आएगी, कोई कह रहा है दिसंबर आ जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक आ जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट हो रहा है कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल होगी, इसको लेकर भी डाउट है। जी, डेफिनेटली वैक्सीन को लेके अभी कई सारी चीजें हैं। सारे लोगों को वैक्सीन का इंतजार है। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखना होगा वैक्सीन की जो इफिकेसी है वो कितनी है। बहुत सारी वैक्सीन है जिनके अभी जो खबर आ रही है उस हिसाब से शायद उनकी इफिकेसी अच्छी है, लेकिन अभी जितनी भी वैक्सीन है उनका हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं मालूम है। हमें ये नहीं मालूम है कितने दिनों तक उसकी इम्यूनिटी लास्ट करेगी। और जो एक बात आपने कही है कि अगर वायरस म्यूटेट कर रहा है तो ये डेफिनेटली एक समस्या हो सकती है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी अभी तक कोई या तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है या वैक्सीन है। जैसे इन्फ्लुएंजा की हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें हर साल एक नई वैक्सीन लगानी पड़ती है, क्योंकि उसके जो वायरस है वो चेंज होता रहता है। और हर साल नई वैक्सीन लगाने के बाद भी उसकी इफिकेसी इतनी अच्छी नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये पूरी तरीके से रोकथाम कर सकता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज पहले इफिकेसी के साथ हैं, फिर उसके कितने लंबे समय तक इम्यूनिटी दे रही है उसके साथ हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर कोई वैक्सीन आती भी है तो हमें कितना टाइम लगेगा उसको लगाने के लिए, उसकी टाइम लगने वाला है। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसको बहुत ही कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी फाइजर की जो वैक्सीन हमने सुना है उनको -70 डिग्री तक की जरूरत पड़ेगी। तो वैक्सीन को लेके अभी बहुत सारी चीजें हैं, और जहां तक उम्मीद है वैक्सीन शायद बहुत जल्द आएगी। लेकिन हम ये सोचें कि जनवरी में अगर कोई वैक्सीन लाइसेंस हो रही है और फरवरी तक हम उससे पूरे भारत को लगा देंगे तो शायद एक संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि वैक्सीन के लिए हम होपफुल हैं और वैक्सीन आएगी, लेकिन इन सारी चीजों में अभी वक्त लगने वाला है और तब तक सभी लोगों को प्रिकॉशन जरूर लेने पड़ेंगे। जी, डॉक्टर संदीप नायर का रुख कर लेते हैं। प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे। और देखिए डॉक्टर पुनीत मिश्रा बात कर रहे हैं कि आज आ भी गई वैक्सीन, तो 130वें करोड़ व्यक्ति को वो वैक्सीन लगने में कितने साल लग जाएंगे? अगर 10 लाख लोगों को हर रोज लगाई जाए तो अभी 5 साल लग जाएंगे। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर संदीप नायर, लोगों को ये समझना होगा कि वैक्सीन आ भी गई तो अभी अगले 3-4 साल तक उनको प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, कोई वैक्सीन ये कोई रामबाण को नहीं माने प्लीज, क्योंकि वैक्सीन एक काफी हद तक आपको कंट्रोल कर सकती है, आपको बचा सकती है। जैसे मेरे मित्र मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 100% कवरेज तो नहीं कर रही है, और दूसरी इसके कॉम्प्लिकेशन, इसके साइड इफेक्ट कितने होंगे, देन वेरी इंपॉर्टेंटली हम इसको स्टोरेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सबको लगाने के लिए आपको वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे जाएंगे? जहां पर आपको -70 डिग्री पे अगर वैक्सीन रखनी है तो वहां तक जाएगी कैसे? फिर सबसे बड़ी बात जो है कि वैक्सीन आपकी अभी कहां बन रही है, कैसे बन रही है, और किस टेम्परेचर पे रख रही है, और किस देश में बन रही है। अगर हमारे देश में जो बन रही है अगर वो वैक्सीन आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सक्सेसफुल होगी तो उसको ले जाना और करना और मैन्युफैक्चरिंग करना और इतने लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करके सबको देना इजी होगा इसका पेयर के अगर हम बाहर से लाएं। देखिए, एट प्रेजेंट हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मास्क डालना ही अपनी प्रिकॉशन ही कर सकते हैं। सिर्फ वैक्सीन के भरोसे हम इतनी नहीं रह सकते हैं, और वैक्सीन आने के बाद भी काफी साल तक, काफी महीनों तक हमारे को ये प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए। ये वायरस नहीं तो कोई दूसरा वायरस आ जाएगा, ये वायरस म्यूटेट कर जाएगा, ये प्रॉब्लम तो हमारे को कभी भी आ सकता है। ये वायरस ने हमको काफी दुष्प्रभाव दिया, लेकिन काफी चीजें हमको सिखाई भी हैं कि किस तरह हमको हैंड हाइजीन, अपना सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरह से हमारे को रहना चाहिए, इनसे बचाव करना चाहिए। हमको इससे ये बातें थ्रू आउट लाइफ ही रहनी चाहिए अब तक तो। जी, डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी भी हमारे साथ जुड़ गए, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अमिताभ, एक बड़ी कम्युनिटी है वो ये भी कह रही है कि देखिए वैक्सीन पता नहीं सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी जरूर बन जाएगी, जैसा
जब 1919 में और 20 में स्पेनिश फ्लू फैला था तो आखिरकार वो हर्ड इम्यूनिटी से ही खत्म हुआ था। कितनी उम्मीद है, इतने बड़ी तादाद में केस आ चुके हैं लेकिन अभी तक हर्ड इम्यूनिटी दुनिया भर में कहीं भी ऐसे उदाहरण नहीं आए हैं सामने कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई हो। डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी से हमारा संपर्क कुछ तकनीकी खामी है, दोबारा लौटेंगे उनके पास। पुनीत मिश्रा का रोक कर लेते हैं, तब तक हम तकनीकी खामी ठीक करवाते हैं। डॉक्टर पुनीत, वही सवाल मेरा, हर्ड इम्यूनिटी क्या डेवलप हो पाएगी, उम्मीद दिख रही है आपको ऐसी? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का सबसे पहले में मतलब समझना होगा। एक मिनट डॉक्टर पुनीत मिश्रा, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अभी वैक्सीन ले रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। थे, आपका ऑपरेशन हुआ तो डर नहीं लगा आपको? नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं है और मैं चाहता हूं कि लोग निर्भीक होकर इसके लिए आगे आए ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण हो और परीक्षण होने के बाद जो इनकी कार्रवाइयां हैं करने के बाद, क्योंकि आईसीएमआर भी इन कोलैबोरेशन है भारत बायोटेक के, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन है ये लोगों के लिए मार्केट में आ सके और लोगों को। ये थर्ड फेज है। सर्जरी से जा चुके थे तो डॉक्टर्स की क्लियरेंस मिल गई? नहीं, बिल्कुल क्लियरेंस ले ली है, ऐसी कोई मेरे को बीमारी नहीं है जो इसमें हिंड्रेंस पैदा करती हो। लेकिन ये थर्ड फेज है, आप इसे कितनी अचीवमेंट मानते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि अभी से मानते हैं? नहीं, अभी तो आज ये शुरू हो रहा है, ये थर्ड फेज है और ये फाइनल फेज है। अगर इसके एनालिसिस जो बात किए जाएंगे और जो इसको चेक किया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक जाता है तो आप समझिए कि अगले साल के शुरुआत में ही ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। तो एक बहुत बड़ी खबर यहाँ से आ रही है। डॉक्टर अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के अभी वैक्सीन लेकर, वैक्सीन लगवाने के, वैक्सीन थर्ड फेज का भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल है, वो वैक्सीन का ट्रायल का उसमें हिस्सेदारी करके बाहर निकले और संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोई घबराने की बात नहीं है। ये एक बड़ा संदेश भी है कि इस ट्रायल को जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो, इसके लिए बड़ी तादाद में लोग सामने आए। ट्रायल थर्ड फेज का है, थर्ड फेज के ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद ही वैक्सीन फोर्थ फेज के ट्रायल में प्रवेश करेगी और फोर्थ फेज में क्वालिटी कंट्रोल के अलावा प्रोडक्शन भी शुरू होता है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा और डॉक्टर संदीप नायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप नायर का रुख कर लेते हैं। हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे हम लोग। हर्ड इम्यूनिटी अभी तक दुनिया के किसी भी कोने से ऐसी खबर नहीं आई है कि वहां पर हर्ड इम्यूनिटी की शुरुआत हो चुकी है, क्रिएट होना शुरू हो गई है। आपको लग रहा है इतनी बड़ी तादाद के बाद भी अगर नहीं आए हैं हर्ड इम्यूनिटी के किसी कम्युनिटी में, तो ये वायरस बहुत ज्यादा तेजी से म्यूटेट हो रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी आने के लिए कम से कम आपको पॉपुलेशन के 70-80% को इन्फेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी आएगी। उसके बाद भी ये कितनी कारगर होगी, कितनी ये हमारे को बचा पाएगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। सिर्फ एक हर्ड इम्यूनिटी के कारण अगर हम बैठे रहे कि कभी हर्ड इम्यूनिटी आएगी और हम पहले इन्फेक्ट हो जाएं, तो ये कोई बहुत पॉजिटिव नोट नहीं है। बेटर ये है कि अगर हम इनको बचा पा लें और अगर हम हमारी वैक्सीन आ जाए, नहीं तो कम से कम जब तक वैक्सीन नहीं है हम इसको दूर रखें। अगर ये हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और अगर हम अपने सोशल डिस्टेंसिंग रख लेते हैं, सारे हम जितने भी गवर्नमेंट वो बोल रही है उनको मान लेते हैं, तो वायरस फैलेगा ही नहीं। हम तो खुद एक दूसरे को फैला रहे हैं ना, जैसे भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, मास्क नहीं डाल रहे हैं। फेस्टिवल सीजन देख लिया, मार्केट जाके देखें तो ऐसे लगता है जैसे कोविड है ही नहीं, कोई डिस्टेंसिंग ही नहीं रख रहा। अगर हम वायरस अपने आप ही कितने दिन रहेगा जिंदा? 14, 15, 17 दिन। अगर हम नहीं फैलाएंगे, हम अलग अलग रह लेंगे तो वायरस तो मर जाएगा। तो अगर हम अपने आप को समझदार बनाएं, अपने आप को समझाएं, तो वो ज्यादा जरूरी है। एक हर्ड इम्यूनिटी के कारण बैठे रहें, ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सब ये हो सकती है बात। तो अब डॉक्टर संदीप नायर, आपकी बात से लग रहा है कि एक बार फिर से लॉकडाउन हो जाना चाहिए इस लिहाज से। तो देखिए, लॉकडाउन अगर आप देखें तो काफी सारे यूरोपियन देश में दोबारा से हो रहे हैं, अगर आप देखें तो, क्योंकि दूसरी वेव आई है तो हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा, ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि लॉकडाउन करना है कि नहीं करना, लेकिन कम से कम एज अ सिटीजन आपको और हमको ये तो चाहिए ना कि बेवजह हमको भीड़ नहीं करनी, बेवजह हमको बाहर नहीं निकलना है, या अगर जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, भीड़ में नहीं जाना है। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। लॉकडाउन करना ना करना सरकार का निर्णय होगा, जिसको हम सबको एटलीस्ट उसको ऑनर करेंगे जब भी अगर वो करेंगे तो। काफी से देश दोबारा लॉकडाउन में जा रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड में देखें तो, जब जरूरत पड़ती है तो। जी संदीप नायर, मैं आपको बीच में रोकूंगा। इस वक्त एक तस्वीर आ रही है और ये तस्वीर आ रही है हरियाणा से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना की थर्ड
स्टेज की इस ट्रायल के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में हम आपको वो तस्वीरें फिर से दिखाएंगे जिसमें वो 3rd स्टेज के ट्रायल के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम डॉक्टर पुनीत मिश्रा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पुनीत, एक बड़ी समस्या ये भी है, जो स्टोरेज चेन होगी, कोल्ड स्टोरेज की चेन होगी, क्योंकि अभी जो फाइजर की वैक्सीन आई है वो तो कह रहे हैं कि -70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसको, लेकिन भारत बायोटेक की जो वैक्सीन आने जा रही है वो कह रहे हैं कि 6-7 डिग्री पर ही वो कारगर हो जाएगी। तो जो वैक्सीन पहले आएगी उसके लिए लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ेगा, दुनिया भर के लोग चाहेंगे कि वो वैक्सीन पहले लग जाए, लेकिन उसके लिए हमारे पास इंतजाम नहीं है। नहीं, देखिए, ये कहना कि हमारे पास इंतजाम नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बहुत सारी वैक्सीन है दुनिया में जो विभिन्न चरण में ट्रायल के चल रही हैं, और ये इस चीज पर निर्भर करता है कि हम किस कंपोनेंट से वैक्सीन बना रहे हैं। जैसे अगर आपने भारत बायोटेक की वैक्सीन की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक इनएक्टिव्ड वैक्सीन है जिसे हम बना रहे हैं। जो फाइजर की वैक्सीन है वो RNA वैक्सीन है, उसके लिए हमें -70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है स्टोर करने के लिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एक वैक्सीन आ रही है हम उसी को लगाएंगे। कई सारी वैक्सीन है और डिफरेंट फेजेस में है। और जहां तक गवर्नमेंट की बात है, देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे लगाएंगे इतनी बड़ी आबादी को। भारत के शुरुआत से जब भी हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि भारत इस चीज में बहुत पीछे है, लेकिन मैं कम से कम 25 सालों से विभिन्न कार्यक्रमों को देख रहा हूँ, चाहे वो HIV रहा हो, चाहे कुछ रहा हो। हम हर चुनौती पे खरे उतरे हैं और इस चुनौती पे भी खरे उतरेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भारत सरकार पिछले 6 महीने से इस चीज में लगी हुई है कि जैसे ही वैक्सीन आती है किस प्रकार से हम उसको लगाएंगे, किन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन देंगे, किन को उसके बाद वैक्सीन देंगे, कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, और उस दिशा में सारी तैयारियां चल रही हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है आज वैक्सीन हमारी आती है तो हमें 6 महीने लगेंगे। जैसे ही वैक्सीन आती है और विभिन्न प्रकार की वैक्सीन, विभिन्न प्रकार की तैयारियां हैं। देखिए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हमारे पास -70 की फैसिलिटी है। बहुत सारी जगह ऐसी जो हमारा इम्यूनाइजेशन का अगर हम बात करते हैं, भारत में इतने बच्चे पैदा होते हैं और उनको हम सक्सेसफुली इम्यूनाइज करते हैं। हमारा इम्यूनाइजेशन विश्व में बहुत अच्छी रेट पे चल रहा है, तो हमारा पूरा नेटवर्क बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो कोई भी वैक्सीन अगर दुनिया में बनती है, हमारे पास करीब 60% जो दुनिया भर की वैक्सीन उनका मैन्युफैक्चरिंग भारत में है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के हो, चाहे स्टोरेज के हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के हो, चैलेंजेस हैं। मैं ये बिल्कुल चैलेंजेस हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, बीच में रोकूंगा आपको, अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री ने जब बैठक की थी तो इस बात पर जोर दिया था कि जिस तरह से भारत में लोकसभा के या विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उस तरह से जो मैनेजमेंट होता है इलेक्शन का, उस तर्ज पर वैक्सीन के मैनेजमेंट की तैयारी की जाए। विवेक डांगिया, आप यहां पर नहीं थे उस वक्त, हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या वैक्सीन कारगर होगी, क्या हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, किस तरह से बचाव करना है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होगी, हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा सवाल ले पाएं। क्या इस तरह से जो अभी तक उपाय थे, इनको अगर बहुत ज्यादा कड़ाई से पालन करने के लिए और ज्यादा कड़े सरकारी नियमों की जरूरत हो तो वो लागू करने का वक्त आ गया है? जी बिल्कुल आ गया है जी। अगर हमने अभी नहीं किया तो फिर आई डोंट थिंक हम कैसे सिचुएशन को संभाल पाएंगे। ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बेड्स ऐड ऑन करने की इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। लिटरली ये सिचुएशन है कि इमरजेंसी में तो पेशेंट्स के अंदर घुसने की भी जगह नहीं रह गई है अभी। और ये तो हमारे हॉस्पिटल में है, तो आई एम श्योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और बाकी हॉस्पिटल्स में तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा होगा। तो आई थिंक अगर अभी हम लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं एग्जिबिट किया, कंट्रोल नहीं किया पब्लिक को, तो ये सिचुएशन बिल्कुल हाथ से बाहर चली जाएगी। एक और ऐसा सिचुएशन आ जाएगी जहां फिर से लॉकडाउन करने की नौबत आ सकती है। तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम खुद जागें और सिचुएशन को कंट्रोल में करें। लोगों से, पब्लिक से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज बाहर तभी निकले अगर कोई जरूरी काम हो, नहीं तो ऐसे घूमने के लिए बाहर ना जाएं। लोगों ने मॉल्स में जाना शुरू कर दिया है, सिनेमा हॉल्स में जाना शुरू कर दिया है, जो बहुत एक अनसेफ प्रैक्टिस है। जितने लोग हमारे पास आते हैं कि यूजुअल जो स्टोरी होती है, जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो यही कहते हैं कि जी हम एक पार्टी में गए थे, वहां पे 4 लोग बैठे जिसमें 3 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। हम बाहर ट्रैवल करने गए थे, एक गाड़ी में 6 लोग गए थे जिसमें से 4 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि बीमारी का इन्फेक्टिविटी इतना हाई है कि अगर एक भी फैमिली मेंबर पॉजिटिव होता है तो बाकी सारे फैमिली मेंबर्स तो ग्रांटेड होते हैं कि पॉजिटिव होंगे ही होंगे। जी